किसी भी देश के बारे में जब हम सोचते हैं तो अक्सर भाषा का ख्याल आता है ना? मतलब एक देश एक भाषा, ये एक आम मॉडल है। लेकिन भारत इस मामले में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। तो आज डॉक्टर दीपक त्रिपाठी के शोध के आधार पर हम भारत की एकता और उसकी भाषाओं के इसी अनोखे रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां हैं, वहां इतनी मजबूत राष्ट्रीय पहचान कैसे बनी हुई है? जहां हर किसी को अपनी मातृभाषा से गहरा लगाव है, वहीं एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्रीय चेतना भी है। ये आखिर मुमकिन कैसे है? चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, दुनिया के ज्यादातर देश एक भाषा के आधार पर बने हैं, एक राष्ट्र एक भाषा का मॉडल। लेकिन भारत इस नियम का एक जबरदस्त अपवाद है। यहाँ की भाषाई विविधता को ही इसकी एक बड़ी पहचान माना गया है। इस शोधपत्र के मुताबिक भारत में राष्ट्रभाषा की स्थापना का विचार और राष्ट्रवाद की भावना, ये दोनों लगभग एक साथ ही पनपे। इस पूरे विरोधाभास की जड़ें हमारे स्वतंत्रता संग्राम में छिपी हैं। उस दौर में अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश को एक धागे में पिरोने के लिए एक कॉमन भाषा की जरूरत शिद्दत से महसूस की गई। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि एक कॉमन भाषा को बढ़ावा देना सिर्फ कोई भाषाई मुद्दा नहीं था। नहीं, ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा था। देश के अलग अलग कोनों से आए नेताओं ने ये महसूस किया कि एकता के लिए एक संपर्क भाषा होना बहुत जरूरी है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? हिंदी का समर्थन सिर्फ हिंदी भाषी नेता नहीं कर रहे थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो खुद एक मराठी भाषी थे, उन्होंने भी हिंदी को राष्ट्रीयता का एक महत्वपूर्ण अंग माना। ये दिखाता है कि इस विचार को कितना व्यापक समर्थन मिल रहा था। और इस पूरे आंदोलन के केंद्र में कौन थे? महात्मा गांधी। सोचिए, 1920 में उन्होंने सत्याग्रह के 3 सबसे जरूरी कामों में स्वदेशी और हिंदू मुस्लिम एकता के साथ साथ हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित करने को भी शामिल किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुद्दा उनके लिए कितना ज्यादा अहम था। और ये समर्थन सिर्फ कुछ गिने चुने नेताओं तक ही सीमित नहीं था। पंजाब में लाला लाजपत राय हिंदी का पक्ष ले रहे थे। रामधारी सिंह दिनकर ने तो लिखा है कि गांधी जी ने एक ऐसा माहौल बना दिया था कि सभाओं में जो अहिंदी भाषी लोग होते थे, वो भी हिंदी हिंदी के नारे लगाने लगते थे। यहाँ तक कि सी राजगोपालाचारी जैसे दक्षिण के बड़े नेता भी हिंदी में बोलने की कोशिश करते थे। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद सारी तस्वीर बदल गई। वो सपना जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबने मिलकर देखा था, वो एक नए आज़ाद देश की मुश्किल हकीकतों से टकराया। और एक राष्ट्र एक भाषा का नारा धीरे धीरे एक बहुत बड़ी बहस में तब्दील हो गया। हमारी भाषा नीति भी समय के साथ बदलती रही। देखिए, 1947 में आज़ादी के बाद से ही ये सवाल बना रहा। फिर 1968 में त्रिभाषा सूत्र, या जिसे हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहते हैं, उसका प्रस्ताव आया और ये बहस 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक चलती रही। तो ये त्रिभाषा सूत्र आखिर था क्या? सीधा सा आइडिया था कि छात्र 3 भाषाएं सीखें। एक अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरी हिंदी और तीसरी अंग्रेजी। इसके पीछे सोच ये थी कि इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। लेकिन इरादे और हकीकत में एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला। लक्ष्य तो था कि हिंदी संपर्क भाषा बनेगी, लेकिन असल में हुआ क्या? अंग्रेजी ने वो जगह ले ली। और इसकी वजह भी साफ थी, अंग्रेजी की वैश्विक और राष्ट्रीय उपयोगिता। जब किसी के पास विकल्प होते हैं तो वो अक्सर वही चुनता है जिसमें उसे ज्यादा फायदा दिखता है। और यही सब हमें आज की स्थिति में ले आता है, जहां भाषा, पहचान और राष्ट्रवाद के बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गया है। एक तरफ तो ये सच है कि आज़ादी के बाद से हिंदी बोलने वालों की संख्या भी बढ़ी है और उनका प्रतिशत भी, मतलब हिंदी का दायरा बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये शोध बताता है कि जो अहिंदी भाषी राज्य हैं, वहाँ हिंदी का प्रसार उस रफ्तार से नहीं हुआ जिसकी उम्मीद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। ये एक बहुत ही अहम बात है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल ये उठता है कि भारत में जो लोग हिंदी का पक्ष नहीं लेते, उन्हें आमतौर पर राष्ट्र विरोधी क्यों नहीं माना गया? इस पर यह रिसर्च कुछ बहुत दिलचस्प कारण बताता है। पहला कारण कि भई राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए सिर्फ भाषा ही एक तरीका नहीं है, और भी कई तरीके हैं। दूसरा,
हो सकता है कि भाषा और राष्ट्रवाद का आपस में कोई उतना गहरा और जरूरी रिश्ता हो ही ना। और तीसरा, शायद राष्ट्रीय पहचान के लिए हिंदी उतनी भी जरूरी नहीं है जितना कुछ लोग समझते हैं। असली रुकावट क्या है, इसे महान साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत खूबसूरती से कहा था। उन्होंने लिखा, हर भाषा के सिर पर एक चट्टान है, और ये चट्टान राष्ट्रभाषा की नहीं, अंग्रेजी और अंग्रेजियत की चट्टान है। मतलब उनका मानना था कि असली मुकाबला हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच है ही नहीं, बल्कि इन सभी भारतीय भाषाओं का मुकाबला अंग्रेजी से है। ये शोधपत्र एक और भी गहरा और थोड़ा संवेदनशील सवाल उठाता है कि क्या कभी-कभी हिंदी का समर्थन एक खास धार्मिक पहचान से जुड़ जाता है? और अगर ऐसा होता है तो ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद बनाने के रास्ते में एक बड़ी चुनौती बन सकता है। मतलब जहां हिंदी को ज्यादा तवज्जो देने से राष्ट्रवाद मजबूत होने के बजाय कमजोर पड़ सकता है। तो इन सभी मुश्किलों और जटिलताओं के बीच आगे का रास्ता क्या है? ये शोध कुछ समाधानों की तरफ भी इशारा करता है। तो क्या किया जा सकता है? ये रिसर्च 3 मुख्य रास्ते सुझाता है। पहला, जो पूर्वाग्रह हैं उन्हें दूर किया जाए, जिसके लिए हिंदी समर्थकों को और ज्यादा समावेशी होना होगा। दूसरा, अंग्रेजी की भूमिका पर फिर से विचार हो और हिंदी को एक असली दूसरे विकल्प के तौर पर स्थापित किया जाए। और आखिर में एक ऐसे राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जाए जो भाषा पर नहीं बल्कि हमारे साझा मूल्यों पर टिका हो। और अंत में एक बहुत बड़ी विडंबना पर गौर कीजिए। हमारे कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी सीख कर ही अंग्रेजों को हराया था। उन्होंने एक राष्ट्रभाषा की जरूरत पर इतना जोर दिया, लेकिन आज देखिए, वही अंग्रेजी हिंदी की जगह राष्ट्रभाषा का विकल्प बनकर खड़ी है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम एक ऐसे राष्ट्रवाद को बना सकते हैं जहां भाषा की भूमिका मुख्य ना होकर सहायक हो, और फिर भी हमारी राष्ट्रीय पहचान उतनी ही मजबूत रहे? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।